arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन। तिलक जी ने एनी बेसेंट के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की। छत्तीसगढ़ में भी होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित हुईं। यहाँ इसकी सफलता के लिए मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव उदयगिरकर के प्रयास उल्लेखनीय थे। 1918 ईस्वी में रायपुर में होम रूल लीग की शाखा का सम्मेलन आयोजित हुआ। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व राय बहादुर द्वारा किया गया। बिलासपुर में भी होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई एवं यहाँ लीग के कार्यक्रमों का प्रचार कुंज बिहारी अग्निहोत्री, नागेंद्र नाथ डे, मुंशी अकबर खां, ठाकुर मनमोहन सिंह, त्र्यंबक राव देहवनकर, मुन्नीलाल स्वामी, गजाधर साव, गोविंद प्रसाद तिवारी एवं अंबिका प्रसाद वर्मा आदि ने किया। रोलेट एक्ट और छत्तीसगढ़। फरवरी 1919 ईस्वी में पारित रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। रायपुर में कांग्रेस व होम रूल लीग की तदर्थ बैठक हुई। इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल और इंडियन क्रिमिनल लॉ एजेंसी बिल के विरोध में जुलूस निकाला गया। इन कानूनों को काले कानून की संज्ञा दी गई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुआ। इस हत्याकांड की भर्त्सना भी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने की। भर्त्सना करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं में माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री आदि मुख्य थे। खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ दिया। छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पड़ा। 1920 ईस्वी में रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ एवं 17 मार्च को एक जनसभा हुई जिसमें खिलाफत उप समिति गठित की गई। इस समय असगर अली ने हिंदू भाइयों को मुसलमानों से सहानुभूति रखने पर धन्यवाद दिया। इस पर पंडित रविशंकर शुक्ल ने प्रत्युत्तर में कहा, अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं रहे बल्कि अब सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। इससे तत्कालीन राष्ट्रप्रेम एवं कौमी एकता का परिचय मिलता है। 1920 ईस्वी में बिलासपुर में जिला कांग्रेस के सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। उन्होंने बीएनसी मिल के मजदूरों को संगठित करना आरंभ किया। फलस्वरूप अप्रैल 1920 ईस्वी में राजनांदगांव में मजदूरों की 36 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल हुई। मजदूर आंदोलन के इतिहास में ये पहली और सबसे लंबी हड़ताल थी। इस आंदोलन के सिलसिले में प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी राजनांदगांव आए। अंत में मजदूरों के हितों में समझौता हुआ। ठाकुर साहब की लोकप्रियता सरकारी अधिकारियों को अच्छी नहीं लगी। परिणामतः उन्हें राजनांदगांव की सीमा से निष्कासित कर दिया गया, किंतु राज्यपाल के हस्तक्षेप से यह निष्कासन निरस्त कर दिया गया। कंडेल का आंदोलन। कंडेल धमतरी तहसील में एक ग्राम है। महानदी के तट पर रुद्री और माडम सिल्ली नामक 2 स्थान हैं जहां ब्रिटिश सरकार द्वारा नहर का निर्माण करवाया गया। आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए यहां से नहर निकाली गई। कंडेल इसी नहर क्षेत्र में आता है। पानी देने पर सरकार किसानों से नहर कर वसूली करता था। पानी की सुविधा के लिए संबंधित ग्रामवासियों को 10 वर्षों के लिए अनुबंध करना जरूरी होता था। अनुबंध की राशि अत्यधिक होती थी, अतः उसके भार को झेलना ग्रामवासियों के लिए कठिन होता था। यही कारण था कि नहर विभाग अपनी योजना अनुसार अधिक गांवों को अनुबंध के अंतर्गत नहीं ला पा रहा था। कंडेल गांवों को
अनुबंध के अंतर्गत लाने की दृष्टि से बिना मांग के वहां एक षड्यंत्र के तहत अगस्त 1920 ईस्वी में जल प्रवाहित कर दिया गया, पर गांव वालों ने अनुबंध करने से इनकार कर दिया। इस पर सरकार ने ग्रामवासियों पर पानी चोरी का आरोप लगा दिया और 4033 रुपये का सामूहिक जुर्माना कर उसकी वसूली हेतु वारंट जारी कर दिया। इसका विरोध ग्रामवासियों ने किया और सरकार के विरुद्ध ग्रामवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। संबंधित मामले पर विचार करने के लिए तहसील के प्रमुख नेताओं की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव ने भाग लिया। सभा में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी अत्याचार के विरोध में सत्याग्रह किया जाए और जुर्माने की राशि का भुगतान न किया जाए। अतः सरकार द्वारा इस राशि की वसूली हेतु गांव वालों के मवेशियों को कुर्क कर लिया गया और उन्हें नीलामी हेतु पहले धमतरी और फिर विभिन्न स्थानों में ले जाया गया, परंतु कहीं पर भी जानवरों को खरीदने वाला नहीं मिला। शासन के विरोध के कारण अनेक लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कंडेल ग्राम का यह आंदोलन कई महीनों तक चलता रहा, पर देशभक्त जनता ने इन अत्याचारों का सामना बड़ी दिलेरी से किया। सरकारी अत्याचार दिनों दिन बढ़ते गए। ऐसी स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने का विचार किया गया। इस हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी से भेंट करने कलकत्ता गए। इसकी सूचना पाकर सरकार की सक्रियता में वृद्धि हुई। आंदोलन स्थल पर जाकर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि ग्रामवासियों पर लगाया गया आरोप निराधार है। ऐसी स्थिति में पहले जुर्माना की आधी, फिर 3/4 और जनता के ना मानने पर अंततः विवशता में जुर्माने की पूर्ण राशि को माफ करने की घोषणा की और ग्रामीणों के जानवर वापस कर दिए गए। इस प्रकार गांधी जी के यहाँ आने से पूर्व यह सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, जो संपूर्ण क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव की बात थी। गांधी जी ने यहाँ आकर आंदोलन को क्रियान्वित करने के संबंध में जनता का मार्गदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी युग। गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा 20 से 21 दिसंबर 1920 ईस्वी। कंडेल ग्राम में नहर कर का विरोध कर रहे सत्याग्रहियों ने गांधी जी को आंदोलन की बागडोर सौंपने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा उन्हें आमंत्रित करने कलकत्ता गए। उन्होंने गांधी जी को सत्याग्रह और वस्तु स्थिति की पूर्ण जानकारी दी। गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। गांधी जी का रायपुर आगमन। गांधी जी पंडित शर्मा के साथ 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। उनके साथ मौलाना शौकत अली भी रायपुर आए थे। रायपुर पहुंचते ही इन तीनों को उत्साहित जनता ने कंडेल सत्याग्रह की सफलता का शुभ समाचार दिया। गांधी जी ने उत्साही जनता को गांधी चौक में संबोधित किया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और महत्व पर प्रकाश डाला। गांधी जी का धमतरी प्रवास। 21 दिसंबर 1920 ईस्वी। 21 दिसंबर 1920 ईस्वी को कार से प्रातः 11 बजे गांधी जी मौलाना शौकत अली के साथ धमतरी पहुंचे। नगर के मकईबंद चौक में गांधी जी का स्वागत उत्साही जनता ने किया। सभा हेतु स्थल जानी हुसैन का बाड़ा तय किया गया था। वहां पहुंचकर खुली कार से उतरने पर उनको समीप से देखने व मिलने जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी स्थिति में गुरूर के एक कच्ची व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें मंच तक पहुंचाया। यहाँ गांधी जी ने जनता को लगभग 1 घंटे तक संबोधित किया। गांधी जी ने क्षेत्र के प्रथम एवं सफल सत्याग्रह के संचालन हेतु यहाँ की जनता को बधाई दी। दोपहर का भोजन गांधी जी नगर के नत्थू जी जगताप के यहाँ करके 2 बजे वापस रायपुर हेतु रवाना हुए। धमतरी के जमींदार बाजीराव कृदंत ने तिलक स्वराज फंड हेतु 501 रुपये भेंट किया। कुरूद की जनता को गांधी जी का संबोधन। धमतरी से रायपुर वापसी के समय गांधी जी ने कुरूद की जनता से भेंट कर उन्हें संबोधित किया। गांधी जी द्वारा रायपुर में महिलाओं को संबोधित। रायपुर वापस पहुंचकर गांधी जी ने यहाँ ब्राह्मण पारा में आनंद समाज वाचनालय के समीप महिलाओं की सभा को संबोधित किया और स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया।
महिलाओं ने प्रत्युत्तर में तुरंत तिलक स्वराज फंड के लिए लगभग 2000 रुपये कीमत के गहने गांधी जी को भेंट किया। गांधी जी की वापसी। गांधी जी रात्रि रायपुर से नागपुर हेतु रेल के तृतीय श्रेणी डिब्बे में बैठकर रवाना हुए, जहां 26 दिसंबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना था। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। कांग्रेस का अधिवेशन 26 दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर में हुआ। इसमें गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान कर दी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में निहित कार्यक्रम थे: सरकारी उपाधि का त्याग, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, सरकार को कर ना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, मद्य निषेध, कौंसिल का बहिष्कार, पंचायती अदालतों का गठन, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना आदि प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ से इस अधिवेशन में भाग लेने वालों में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, C.M. ठक्कर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, धमतरी से नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप, बाबू छोटेलाल, नारायण राव दीक्षित, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल आदि प्रमुख थे। ये सभी नेता जब अधिवेशन से वापस क्षेत्र में आए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का बड़ी तीव्रता से प्रचार किया। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ के नेताओं ने इस प्रकार कार्य किए: न्यायालयों का बहिष्कार। ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं पंडित राम नारायण तिवारी, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, N.R. खान खोजे, ठाकुर छेदीलाल एवं D.K. मेहता आदि ने वकालत छोड़ दी। इनका अनुसरण अंचल के अन्य वकालत पेशा लोगों ने भी किया। कौंसिल एवं चुनाव का बहिष्कार। कौंसिल के चुनाव का बहिष्कार आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ इसे भी अंजाम दिया गया। रायपुर जिले में कांग्रेस की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि हुई, जो क्षेत्रीय जनता में उसके प्रति रुचि का संकेत था। कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया गया। रायपुर में यह कार्य 4 मार्च 1921 ईस्वी में संपन्न हुआ। सेठ जयकरण डागा उसके मंत्री चुने गए। इस पंचायत के समक्ष 85 मुकदमे प्रस्तुत हुए, जिनमें से अनेक पर फैसला दिया गया। धमतरी में भी इसी प्रकार के पंचायत का गठन किया गया। सरकारी पदवियों का त्याग। रायपुर के वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि छोड़ दी। इनके इस कार्य के लिए जनता ने सार्वजनिक सभा आयोजित कर इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। अन्य लोगों ने भी अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का त्याग किया, जिनमें प्रमुख थे बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थेकर तथा सेठ गोपी किशन ने अपने राय साहब वाली उपाधि त्याग दी। काजी शेर खान ने अपनी खान साहब वाली उपाधि त्याग दी। स्वदेशी का प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस कार्य हेतु 1 अगस्त 1921 ईस्वी को रायपुर में एक विशाल जुलूस निकाला गया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। नगर के प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा ने अपनी पत्नियों की समस्त विदेशी साड़ियां होली में भेंट कर दी। इसी तरह बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी आदि में भी विदेशी वस्तुओं का व्यापक विरोध किया गया। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार पर जोर दिया गया। रचनात्मक कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करने हेतु एवं अदालती कार्यों के निपटारे हेतु पंचायती अदालतों का गठन किया गया। इसी प्रकार व्यापक रूप से मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया गया। ऐसे समय में अहिंसा एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। खादी का प्रचार एवं खादी आश्रमों की स्थापना। स्वराज एवं खादी इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। अनेक स्थानों पर खादी आश्रमों की स्थापना की गई। 1921 ईस्वी में रायपुर कांग्रेस कमेटी ने नगर के गरीबों को 460 चरखे निःशुल्क वितरित किए। नगर के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों का व्यापार बंद कर दिया। 11 अक्टूबर 1921 ईस्वी को रायपुर के रावण भाटा मैदान में खादी की 3 दिन की प्रदर्शनी प्रारंभ की गई तथा दूसरे दिन इसे केवल महिलाओं के लिए खोला गया। इसका संचालन अंजुमन बेगम ने किया। धमतरी में खादी प्रचार का कार्य छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा
अपने निवास पर स्वयं के व्यय पर खादी उत्पादन केंद्र 1921 ईस्वी में आरंभ किया गया। उनके इस कार्य में दाऊ डोमर सिंह एवं यहाँ की महिलाओं ने भरपूर सहयोग दिया। बिलासपुर नगर एवं ग्रामों में भी चरखे वितरित किए गए ताकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं खादी का प्रचार हो। बिलासपुर में देवता दीन ने स्वयं की खादी वस्त्रों की दुकान खोली तथा कैलाश सक्सेना ने नॉर्मल स्कूल के समीप स्वदेशी स्टोर्स खोला। खादी वस्त्र पहनना राजद्रोह माना जाता था, पर इसके उपयोग में निरंतर वृद्धि होती रही। सत्याग्रह आश्रम। असहयोग आंदोलन में तीव्रता लाने एवं आंदोलन को जीवंत बनाए रखने हेतु नवयुवकों को प्रशिक्षण देने हेतु सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में 7 फरवरी 1921 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यहाँ से युवक असहयोग के तौर तरीके सीखकर जन जन में इसे प्रसारित करने लगे। नॉर्मल स्कूल रायपुर के 53 छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा का त्याग कर सत्याग्रह आश्रम में प्रवेश किया। इसी तरह धमतरी तहसील में भी लगभग 30 युवक रायपुर के सत्याग्रह आश्रम में आए। इनमें धमतरी के डॉक्टर शोभाराम दिवांगन, विशंभर पटेल, हरख राम, परदेशी राम एवं राम दुलारे तथा नगर से श्यामलाल सोमर्थ आदि प्रमुख थे। प्रचार केंद्रों की स्थापना। असहयोग के प्रचार हेतु कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर जिले में अनेक प्रचार केंद्रों की स्थापना की गई। बिलासपुर जिले में भी इस तरह के प्रचार केंद्रों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। रायपुर में 5 फरवरी 1927 की माधवराव सप्रे के संचालन में एक जनसभा हुई, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु 10,000 की राशि एकत्र की गई। विद्यालय हेतु सेठ गोपी किशन ने भवन की व्यवस्था, इसके संचालन का कार्य श्री वामन राव लाखे ने किया। प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी धमतरी के पंडित राम नारायण तिवारी ने ग्रहण की। नगर के लगभग 240 छात्रों ने अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार कर इसमें प्रवेश किया। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने जुलाई 1921 ईस्वी में अपने स्वयं के मकान में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था की। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1924 ईस्वी में 6 माह तक इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। बिलासपुर में बड़ी संख्या में छात्रों ने अंग्रेजी स्कूलों का त्याग किया। उनकी शिक्षा हेतु बद्रीनाथ साव के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। पंडित शिव दुलाई मिश्र यहाँ के प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए तथा बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव यहाँ अध्यापन करने लगे। इसी प्रकार दुर्ग एवं राजनांदगांव में भी राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। राष्ट्रीय विद्यालयों में हिंदी माध्यम में अध्ययन एवं अध्यापन होता था। विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता हेतु सूत काटना, कपड़ा बुनना, बढ़ई एवं लोहार के कार्य आदि भी सिखाए जाते थे। सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी धमतरी तहसील के अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने 21 जनवरी 1922 ईस्वी में जंगल कानून का उल्लंघन कर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंदोलन इस क्षेत्र की आदिवासी जनता द्वारा वन अधिकारियों के विरुद्ध आरंभ किया गया था, क्योंकि ये अधिकारी आदिवासियों को कम मजदूरी देते थे तथा उनसे बेगारी लिया करते थे। अतः विरोध स्वरूप आरक्षित वनों से लकड़ी काटकर 21 जनवरी से आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दे दी गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद सशस्त्र पुलिस का एक दल ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के 7 सत्याग्रहियों को आतंकित करने सिहावा नगरी पहुंचा और अत्याचार प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रहियों पर लकड़ी चोरों का आरोप लगाकर गांव में ही उनके विरुद्ध अदालती निर्णय दिया जाने लगा। सत्याग्रहियों से कहा गया कि वे क्षमा मांग ले तो छोड़ दिए जाएंगे, किंतु कोई भी क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं था। अनेक सत्याग्रहियों को कठोर सजाएं दी गई और लोगों को निर्दयता पूर्वक पीटा गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। 33 सत्याग्रहियों को 3 माह एवं 6 को 5 माह के कठोर कारावास की सजाएं आर्थिक दंड सहित सुनाई गई। हरख राम सोम, विशंभर पटेल एवं पंचम सिंह सोम, शोभाराम साहू आदि इसमें प्रमुख थे।
जिन्हें सिहावा नगरी में गिरफ्तार करने के बाद रायपुर जेल से नरसिंहपुर जेल भेजा गया। इस समय इस क्षेत्र के लगभग सभी कांग्रेसी अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने गए थे। वहां से लौटने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले आदि नेता सिहावा नगरी पहुंचे। इन नेताओं ने सत्याग्रहियों को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सत्याग्रह को बंद करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने सरकारी दमन की निंदा भी की। उससे सत्याग्रही शांत हुए। वन विभाग ने भी मजदूरों की मजदूरी को न्यूनतम प्रदान कर उनका शोषण बंद कर दिया। क्षेत्रीय जनता ने सत्याग्रहियों का स्वागत कर उनका उत्साहवर्धन किया। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन पुलिस से टकराव। रायपुर जिला राजनीति परिषद की बैठक मई 1922 ईस्वी में आयोजित की गई। इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल थे और उसमें केवल पासधारियों को ही प्रवेश दिया जाना था। तत्कालीन जिलाधीश क्लार्क और पुलिस कप्तान जोन्स ने निःशुल्क 5 पास की मांग की। उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इन अधिकारियों ने सम्मेलन में बालात प्रवेश करने का प्रयास किया, पर पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे ने इन्हें रोक दिया। शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। जनता ने कोतवाली को घेर लिया, किंतु माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे आदि नेताओं ने स्थिति नियंत्रण में रखी। दूसरे दिन शुक्ल जी की गिरफ्तारी में रैली निकाली गई, जो बाद में सभा में परिवर्तित हो गई। जब दूसरे दिन परिषद की कार्यवाही आरंभ हुई, तब जिलाधीश और पुलिस कप्तान ने पुनः बिना टिकट के बालात प्रवेश पाने का प्रयास किया, परंतु इस बार भी उन्हें रोक दिया गया। अंत में गंभीर वार्तालाप के बाद इन दोनों अधिकारियों ने टिकट लेकर ही अंदर प्रवेश किया। इससे वातावरण शांत हुआ। यह एक प्रकार से कांग्रेस की विजय थी। कुछ दिन बाद श्री शुक्ल जी रिहा कर दिए गए, जिसे जनता की विजय के रूप में स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी को दुख पहुंचा और 11 फरवरी को उन्होंने सामूहिक सत्याग्रह का पक्ष ले लिया। आंदोलन स्थगित के पश्चात 13 मार्च 1922 ईस्वी को होली के अवसर पर सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। इस अंचल से पंडित सुंदरलाल शर्मा और श्री नारायण राव गनोद वाले गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दी गई। गिरफ्तारी के समय जनता ने उनका स्वागत किया। स्वराज दल और छत्तीसगढ़। काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर कांग्रेसियों में विवाद उत्पन्न हो गया। इसके कारण कांग्रेस के अंदर एक नए स्वराज्य दल का गठन हुआ, जो काउंसिल प्रवेश का हिमायती था। इस दल के नेता देशबंधु चितरंजन दास थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस दल के कार्यकर्ता श्री राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल थे। झंडा सत्याग्रह। 1923 ईस्वी में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। इसके अनुसार सभी क्षेत्र के सत्याग्रही नागपुर पहुंचने लगे। कांग्रेस ने चरखायुक्त तिरंगे झंडे को अपना प्रतीक चिन्ह बनाकर उसे महत्व देना प्रारंभ किया। अब कांग्रेस के प्रत्येक कार्यक्रम में तिरंगे का होना अनिवार्य हो गया। यह झंडा अंग्रेजी शासन की निगाहों में यूनियन जैक के लिए अपमान स्वरूप समझा गया। अतः अंग्रेजों ने इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया। उधर कांग्रेसियों ने उसकी महत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से झंडे सहित प्रतिदिन शांति जुलूस निकालना शुरू कर दिया। धमतरी तहसील ने झंडा सत्याग्रह में विशिष्ट योगदान दिया। शासन के विरोध के बावजूद वहां के लोगों ने पैदल नागपुर जाकर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया। पैदल नागपुर जाने वाले व्यक्तियों में श्यामलाल सोम, परदेशी राम ध्रुव और विशंभर लाल पटेल प्रमुख थे। 1 मई से 18 अगस्त 1923 ईस्वी तक झंडा सत्याग्रह आंदोलन चलता रहा। काकीनाडा अधिवेशन और छत्तीसगढ़।
1923 ईस्वी का कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसंबर में काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में होना तय हुआ। कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ताओं ने धमतरी से काकीनाडा पैदल जाने का निर्णय किया। बड़ी संख्या में लोग इस कार्य के लिए रवाना हुए। उन्होंने मार्ग में गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लेख करना शुरू कर दिया। रवाना होने से पूर्व इस जत्थे का लोगों ने स्वागत किया। मार्ग में वे लोगों को बड़े नेताओं के त्याग की जानकारी देते रहे। कुछ दिनों बाद वे एक सकुशल काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। पैदल जाने वाले कांग्रेसियों की संख्या लगभग 25 थी, जिसका नेतृत्व धमतरी के नारायण राव ने किया। अन्य लोगों में राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा, धमतरी के श्यामलाल गुप्ता, पंडित गिरधारी लाल, रामजीलाल सोनी तथा नगरी के श्यामलाल सोम थे। इस अधिवेशन में प्रमुखतः अछूतोद्धार का मामला उठाया गया, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम संबंध प्रभावित हुए। अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। देश को इस स्थिति से उभारने के लिए गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास किया। काकीनाडा अधिवेशन से छत्तीसगढ़ बहुत प्रभावित हुआ। यही कारण था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतों के उद्धार के लिए बड़े मनोयोग से कार्य किया। उन्होंने अछूत लोगों को स्वच्छता से रहने, जनेऊ धारण करने तथा शराब न पीने की सलाह दी। इस कार्य के संपादन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह और श्री घनश्याम सिंह का योगदान भी महत्वपूर्ण था। सतनामियों के उत्थान के लिए सतनामी आश्रम का निर्माण किया गया। रायपुर जिला परिषद का संघर्ष। 1927 ईस्वी से 1937 ईस्वी के मध्य रायपुर जिला काउंसिल ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। पंडित रविशंकर शुक्ल इस बीच काउंसिल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए कार्य किया। शिक्षकों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती थी और वे ग्रामीण अंचल में उसका प्रचार करते थे। काउंसिल द्वारा संचालित स्कूलों में झंडा वंदन और वंदे मातरम का गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। छात्रों का समूह देश प्रेम का गीत गाते हुए जुलूस निकालता रहा। आंदोलन में युवकों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर में यूथ लीग का गठन किया गया। इस दल के गठन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह और यतीन लाल जैन का योगदान महत्वपूर्ण था। काउंसिल की राष्ट्रवादी गतिविधियों से चिढ़कर 26 अप्रैल 1930 ईस्वी को अंग्रेजी शासन ने काउंसिल को अपनी इन गतिविधियों को बंद करने को कहा एवं इसकी अवहेलना पर काउंसिल भंग कर दिया गया। पुनः चुनाव करवाए गए, किंतु शासन को पुनः मुंह की खानी पड़ी। इस बार पुनः पूरी काउंसिल पूर्ववत चुनकर आई। पंडित शुक्ल पुनः अध्यक्ष चुने गए। शासन ने अंततः 11 नवंबर 1930 ईस्वी को रायपुर जिला काउंसिल को 3 वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद भारतवर्ष में आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ होता है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।